नमस्कार। दिलजीत दोसांझ जो बहुत बड़े स्टार हैं, पंजाबी सिंगर हैं, फ़िल्म स्टार हैं, जिनके शोज़ के टिकट करोड़ों में ब्लैक होते हैं, वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दिलजीत दोसांझ गाना गा रहे थे और मोदी जी टेबल तबला बजा रहे थे। ये साधारण सी बात थी, लेकिन जब इसकी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं, तो दलजीत दोसांझ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसका ब्रिगेड आईटी सेल और जो सरकारी या कहिए संघी हिंदू हैं, उन्होंने लगातार दिलजीत दोसांझ के प्रति जहर ही उगला है। चाहे किसान आंदोलन में दिलजीत ने जिस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो दिलजीत को खालिस्तानी कह दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने तो अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में साफ-साफ कहा, दिलजीत खालिस्तानी है। अगर हिम्मत है तो वो साबित करे कि वो खालिस्तानी नहीं है। दिलजीत ने भी इसका पलटकर वार किया कि ये क्या नौटंकी चल रही है। यही नहीं, इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिलजीत दोसांझ के विरुद्ध प्रदर्शन करने पहुंच गई। प्रदर्शन सिर्फ करती तो कोई बात थी, वहां के पुलिस कमिश्नर से मिलकर उसके खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज कराए। दिलजीत दोसांझ के कनाडा में शो हो, अमेरिका में शो हो, जहां भी शो हो, भारतीय जनता पार्टी का जो ये संघी हिंदू ब्रिगेड है, वो हमेशा उनको जॉर्ज सोरस का एजेंट, खालिस्तानी, देशद्रोही यही कहकर पेंट करता रहा। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, दिलीप दोसांझ की जो मुलाकात हुई, उसके बाद से यह संघी हिंदू ब्रिगेड पूरी तरह से खामोश है। जो कल तक गाली देते थे, अब इस मुलाकात को बचाने के लिए वो कुतर्क गढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो पहले दिलजीत को कोसते नहीं चूकते थे, वो आज किसी तरह बगले झांकते हुए यहाँ से वहाँ की बातें कर रहे हैं। अब एकाएक ये दोसांझ देशभक्त हो गए। रातों रात बस आप पीएम मोदी से मिल लीजिए, आप पर सारे टैग खत्म हो जाती हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही संघी ब्रिगेड को जबरदस्त जूता मारा है। जूते की कराहट जो है उनके अंदर तो है कि वो कराह तो रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो दिखा रहे हैं, मोदी जी मिले हैं तो कुछ सोच कर मिले होंगे। पिछले 11 साल से यही हम सुनते हैं कि मोदी जी ने किया है, कुछ सोच कर किया हो। भले हमारे पड़ोस के सारे देशों से रिश्ते समाप्त हो चुके हों, भले हमारी जीडीपी का 20% विदेशी ऋण के तले दबा हुआ हो, विदेशी ऋण हमारे जीडीपी का 19 से 20% पहुंच गया हो, लेकिन मोदी जी हैं तो कुछ ठीक कर किया होगा। इसी पर आज हम जुड़ेंगे मधु पूर्णिमा किश्वर जी से। वो हमें बताएंगी कि आखिर क्या व्यवस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, कि जो भी उनके समर्थक जिसका विरोध करते हैं, मोदी जी उसके पक्ष में खड़े दिख जाते हैं। अथवा क्या व्यवस्था है कि यदि उनके समर्थक दोसांझ पर खालिस्तानी होने का आरोप लगाते हैं, तो मोदी जी उस खालिस्तानी को गले लगाते हैं। अब ये कंगना रनौत से पूछा जाना चाहिए कि खालिस्तानी की पहुंच पीएमओ आवास तक कैसे हो गई? ये पूछा जाना चाहिए। इस सब का जवाब हमें मधु दीदी से मिलेगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। स्वागत है दीदी आपका। नमस्ते संदीप भैया, और आपके सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार। तो ये क्या कहानी है दीदी कि जिसे 2 दिन पहले तक देशद्रोही कह रही थी पूरी भाजपा ब्रिगेड, वो अचानक प्रधानमंत्री जी उसके गाने पर ताल देने लगे। देखो संदीप भैया, मुझे लगता है कि आज का जो दौर हम देख रहे हैं राजनीति में, इससे ज्यादा बढ़िया एंटरटेनमेंट शायद कभी नहीं मिली। हमारा दुर्भाग्य है कि हम दिल को लगा बैठते हैं। मैं तो कितने सालों से मेरी नींदें हराम हुई पड़ी थी। पता नहीं आज क्या दोपहर को मुझे एकदम ये समझ आई बात कि इसको आप साक्ष्य भाव से देखो, दिल पे मत लगाओ, क्योंकि ये जो विश्व मंथन हो रहा है ना, ये समुद्र मंथन हो रहा है या जो भी मंथन हो रहा है, इसमें से बहुत कुछ स्वयं ही
निकल रहा है, जो हमारी जर्नलिज्म नहीं अनकवर कर सकती, ये राजनेता खुद ही नंगा नाच करने लगते हैं। अच्छा चलिए, अब आते हैं दलजीत दोसांझ के सवाल पर। इस पे 2 इल्जाम लगाए गए। नंबर 1, ये खालिस्तानी है, खालिस्तान का सपोर्टर है। दूसरा, डीप स्टेट का एजेंट है, हाँ, क्योंकि ये इसमें भी। कनाडा में ट्रूडो के साथ इसका थोड़ा मेल-जोल है वगैरह वगैरह। और ये खालिस्तानियों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था सिंघू बॉर्डर पे और अलग-अलग स्टेट बॉर्डर्स पे, तो ये उसका समर्थक रहा। अब मैं अगर तथ्यों पर जाऊं, तो सबसे बड़ा खालिस्तानियों का सपोर्टर और उनको बढ़ावा देने वाला अगर कोई राजनेता निकला है, तो वो जी उनका नाम है नरेंद्र मोदी, हिंदू हृदय सम्राट। वो कैसे? कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन खालिस्तानियों को ब्लैकलिस्ट कर रखा था दशकों से, उनको वीजा नहीं मिल सकता था, हिंदुस्तान में वो नहीं आ सकते थे, उनको बिल्कुल रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया। मोदी जी ने वो ब्लैक लिस्ट हटाई और कहा आइए ना, आपके लिए उदास बैठे हम तो, और आपका स्वागत है। और वो आए, भारी संख्या में आए, और फिर मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट क्या दी? सिंघू बॉर्डर पे आंदोलन। अब सिंघू बॉर्डर पे अगर आंदोलन ये कहा जा सकता है वो खालिस्तानियों द्वारा था, तो उसको इतना बड़ा रूप किसने दिया, किसने होने दिया? सबसे पहले वो पंजाब से चलते हैं। पंजाब के बगल में क्या है? हरियाणा। हरियाणा में किसकी सरकार थी? भाजपा की। इनके चहेते खट्टर जो ऐसी खटास करके गए हरियाणियों के मन में कि सच में मुझे नहीं लगता कि इतना निकृष्ट कोई और राजनेता होगा। और मोदी जी को तो कूड़ा करकट चुनने की आदत है, उनको पसंद है ऐसे लोग। तो अभी शुरू होता है पंजाब से, हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस क्यों करने दिया आपने? फिर हरियाणा में कहीं नहीं रोका, दिल्ली बॉर्डर पर लाकर आपने उनको खड़ा कर दिया। ये सपोर्ट में आपने जो बताया दीदी, हाँ 312 सिख फॉरेन नेशनल रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट, ये मैंने सपोर्ट में जो है। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। अब ये जब लाते हैं उनको दिल्ली के बॉर्डर पे, अभी कहीं भी दुनिया में, कहीं दुनिया में ये संभव नहीं कि कोई नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दे और आप कोई एक्शन न ले। ये बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। यही शाहीन बाग पे हुआ, वो भी नेशनल हाईवे है, और ये भी इतना अहम नेशनल हाईवे कि यहां से सीधा बॉर्डर पे जाती है। और मैं तब भी चिल्लाती रही कि ये ड्रेस रिहर्सल है भारत के दुश्मनों की, कि अगर कभी युद्ध होता है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से, तो हाईवे को 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पर ब्लॉक करके बैठ जाओ, आपकी फौज पहुंच ही ना सके। क्या उस वक्त गोलियां चलाएंगे क्या? आपने इसको लेजिटिमाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया कि हाईवे ब्लॉक किए जा सकते हैं, वो भी वो हाईवे जो बॉर्डर तक जा रहे हैं सीधा। तो किसने बैठने दिया? क्यों बैठने दिया? बैठने ही नहीं दिया। वहां पे पब्लिक टॉयलेट्स लगाए गए, वहां पे 100 किस्म की सुख सुविधाएं, और उन्होंने नाक दम कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया, वो जो बॉर्डर पे हुआ या शाहीन बाग पे हुआ, और इतनी इनकन्वीनियंस पहुंचाई। मोदी जी शांत चित्त, वो ही नहीं, उनके आग्रह पर जो फार्म बिल लाए थे, जो अकलमंदी का काम था, वो गलती से मोदी जी से अकलमंदी का काम हो गया, क्योंकि ये फार्मर्स मूवमेंट्स की पुरानी डिमांड रही थी। इसमें मोदी जी ने अपना दिमाग नहीं चलाया, पर क्योंकि ये सारा आंदोलन सिर्फ एक फिक्स्ड मैच था, ड्रेस रिहर्सल थी, इंडिया को कैसे साबोटाज करना है, कैसे इमोबिलाइज करना है इसकी इकोनॉमी को, और ये ड्रेस रिहर्सल्स चल रही हैं, और मोदी जी ने पूरा साथ दिया।
और कुछ नहीं, अरे वाटर कैनन्स ही लगा देते आप, और कुछ नहीं, सुअर ही छोड़ देते, सुअरों का झुंड ही छोड़ देते। इतने तरीके होते हैं कि कोई वहां बैठ ना सके, तंबू लगा के उनके केटरर्स को स्पष्ट कर दिया जाता कि जो यहाँ केटरिंग कर रहा है उसका सारा माल जब्त है, यहाँ पे उसके उसके ऊपर भी धाराएं लगाई जाएंगी, क्योंकि आप नेशनल हाईवे नहीं ब्लॉक कर सकते। आपने प्रोटेस्ट करनी है, ये फला फला जगह पे जाइए। जैसे दिल्ली में किसी जमाने में रामलीला मैदान होता था, फिर पहले इंडिया गेट होता था, रामलीला मैदान होता था, फिर जंतर मंतर को बना दिया वगैरह वगैरह। आप उनको 3 किलोमीटर बड़ा भले ही कोई मैदान दे देते, नेशनल हाईवे आपने कर क्यों दिया? दूसरा, अगर आपको विड्रॉ करनी थी, अपनी नाक कटवानी थी तो तुरंत ही कर लेते, आपने इतना बड़ा स्वांग क्यों रचने दिया? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो क्या दोसांझ जी, ये भाई साहब अगर डीप स्टेट के एजेंट है, तो इसका मतलब डीप स्टेट का ही मोदी जी को ये आदेश आया कि इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना। क्योंकि जब हिंदू गोरक्षक आते हैं या हिंदू किसी मांग के लिए आते, तो उन पे तो लाठी चलाना, उनको क्रश कर देना बहुत सामान्य बात मानी जाती है। यहाँ नहीं किया, तो इसका मतलब डीप स्टेट का ही आदेश था, मोदी जी हिम्मत मत करना, हम ही ने तुम्हें बिठाया है, और अगर हमारी मर्जी के बगैर आपने कुछ किया, हमारा एजेंडा साफ है, हिंदुस्तान को सबवर्ट करना, भारत को सबवर्ट करना, और इसमें आपकी मदद चाहिए थी, इसलिए आपको प्रधानमंत्री लाया गया। तो मैं खुल के आरोप लगा रही हूं कि अगर मोदी जी की पुरानी पूरी हरकतें देख लें, उनका चिट्ठा पत्रा खोल लें अगर पूरा, तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचने को मजबूर हो जाएंगे कि मोदी जी को सत्ता में लाने वाले डीप स्टेट के ही फोर्सेस थे। हम गलत फहमी में पड़ गए कि हमारी वोट से जीता, या मुझे ही बहुत से लोगों ने गलत फहमी में डाला, अरे मधु जी आपने तो पुस्तक लिख के मोदी जी के सारे दाग धुल दिए, और आपने इतना माहौल बनाया उनके फेवर में, वो बहुत बड़ा अहम, आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी वगैरह 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 वगैरह। सच तो ये है कि मैं अब जो तथ्य मैंने उस किताब में पेश किए, मैं जब उन्हीं तथ्यों को दोबारा पढ़ती हूं तो कंक्लूजन बहुत साफ दिखता है कि ये डीप स्टेट के ही प्लांट थे, इवन एज गुजरात सीएम। और मैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफली बोलूंगी बिफोर वी कम बैक टू दोसांझ। ये डीप स्टेट के प्लांट गुजरात सीएम के रूप में भी थे, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। अच्छा, मेरी पुस्तक में मेरा मुख्य काम क्या था कि इनके ऊपर मुस्लिम जेनोसाइड का आरोप लगता था कि ये मुस्लिम हेटर हैं, मुसलमानों को सताते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना के ये एक फासिस्ट रजीम चला रहे हैं। और मैंने जब गुजरात का अध्ययन किया तो स्पष्ट था, हिंदू मुसलमानों को सर आंखों पे चढ़ा हुआ था। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि देखो कितना झूठ बोलते हैं लेफ्टिस्ट, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाने वाले भी लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, कौमी इस्लामिस्ट सारी लॉबी थी, जिनको मैं भली भांति जानती थी। टीस्टा सेटलवाड हो, इंदिरा जयसिंह हो, हर्ष मंदर हो, इनके पुराने मेरे जानकार रहे हैं, और कितने दुष्ट और फरेबी हैं ये मैं जानती थी, और फॉरेन फंडेड एजेंट्स है ये भी मैं जानती थी। इसी से इनसे दूरी बनाती गई। तो मैं तो केवल राजदीप सरदेसाई, हर्ष मंदर, टीस्टा सेटलवाड, बरखा दत्त को गलत साबित करने के लिए मैंने तो किताब लिखी कि नहीं, देखिए इनकी हरकतें, देखिए मोदी जी के काम, देखिए जितना इन्होंने सर आंखों पर मुसलमानों को चढ़ाया किसी ने नहीं चढ़ाया। ये भी नहीं, दूसरा, इससे पहले सिर्फ गुजरात में नहीं भारत भर में दंगे होते थे, और उनकी एक विशिष्टता होती थी, दंगे हमेशा शुरू मुसलमान फसादी करते थे, क्योंकि उनको विक्टिमहुड नैरेटिव चाहिए, अपने को फैलाने के लिए इस्लाम को विक्टिमहुड नैरेटिव चाहिए, वो उसके बगैर जी नहीं सकते। और विक्टिमहुड नैरेटिव के लिए दंगे फसाद इंस्टिगेट करना, शुरू करना उनकी फितरत है। लेकिन कांग्रेस के या बाकी हर पार्टी के रजीम में
हिंदू रिटेलिएट फिर करता था कि तुम्हारी ये मजाल कि इस तरह तुम खुलेआम हमारे लोगों को जला दो या इस तरह अटैक करो। तो रिटेलिएशन हिंदू स्ट्रीट पावर जब करती थी तो ये फिर बैठ जाते थे, 4-5 साल दुबक जाते थे। मोदी जी ने पहली बार ऐसा किया, ऐसा माहौल बनाया गुजरात में, क्रश कर डाला हिंदू रिटेलिएशन को, और जितनी मात्रा में, करीब 50,000 हिंदुओं को इन्होंने अरेस्ट किया और झूठे चार्जेस पर खुद माना। अपनी इंटरव्यू में जो मैंने किताब में कोट भी की है कि तीसरा सेटलवाड ने कैसे झूठे इल्जाम मासूमों पर लगाए, पर मैंने कहा ठीक है तुम लगा लो एफआईआर। हमें पुलिस भेजनी पड़ी वहां रिलीफ कैंप्स में, जहां साइक्लोस्टाइल फॉर्म बना के तीसरा सेटलवाड को खुली छूट थी कि आप जो मर्जी आनंद फानन में जिसके ऊपर जिस मर्जी हिंदू के ऊपर झूठे आरोप लगा दो, जिनमें प्रमुख थी माया कोडनानी, बिल्कुल निर्दोष महिला, उसको फांसी के फंदे तक मोदी जी ने पहुंचवा दिया झूठे आरोपों के आधार पर। ऐसे कितने लोग मर गए, ऐसे कितने लोग जेलों में सड़े, अभी भी सड़ रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया कि उसके बाद हिंदू की रिटेलिएटरी पावर, वीएचपी, बजरंग दल, जो भी हमारे मिलिटेंट स्ट्रीट पावर वाले ऑर्गेनाइजेशन से, उनको क्रश कर डाला। अपने प्रिय मित्र प्रवीण त्रिगाड़िया, इतने प्रिय ये घनिष्ठ थे, उनको बाहर निकाल दिया गुजरात से, उनका एंट्री लगभग बंद हो गई, और इसीलिए मर्दे मुजाहिद का खिताब इन्हें जफर सरेशवाला ने दिया कि वो जब पहले आता था गुजरात में तो 1,00,000-1,50,000 लोग उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते थे, इतनी बड़ी रैली होती थी, बंद हो जाता था पूरा अहमदाबाद। और फिर मोदी जी ने तो गाड़िया साहब की ये हालत कर दी कि 5 लोग भी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आते थे। ये सब उन्होंने किया। और मुसलमानों का जो अपीजमेंट है, मेरी किताब मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया पढ़िए, आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे उसमें, जहां मैं उस वक्त उन्हें वो क्या कहते हैं ना, गांधीयन लेंस से देख रही हूँ, नहीं नहीं ये तो माइनॉरिटीज के बहुत शुभ चिंतक हैं। लेकिन अगर आप देखें, गुजरात के सीएम बनने में भी डीप स्टेट का ही हाथ था, क्योंकि उससे पहले आपको भी मालूम होगा कि शंकर सिंह वघेला और जो दूसरे केशु भाई, इन दोनों ने कहा था इस बंदे को गुजरात निकाला दो बीजेपी हाईकमांड से। 6-7 साल का इनको गुजरात निकाला दिलवाया कि ये तो हमारे में लड़ाइयां डलवा रहा है, फूट डलवा रहा है, बहुत फसादी काम कर रहा है। इसको बाहर आना पड़ा था नरेंद्र मोदी को, और गुजरात में इसको घुसने नहीं दिया जाता था। एकाएक इनको प्लांट किया जाता है इस चीफ मिनिस्टर, व्हेन नोबडी इन गुजरात वांटेड हिम और नोबडी एक्सपेक्टेड हिम। नॉट वन बीजेपी लीडर वांटेड हिम और नॉट वन पर्सन एक्सपेक्टेड इट। तो ये कैसे हुआ होगा? तो इसका जाहिर एक ही जवाब है कि ये डीप स्टेट का प्लांट बनके, और वाजपेयी जी को भी हुक्म आया होगा, हमारे सारे प्रधानमंत्री एक लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ के शायद किसी न किसी तरह से डीप स्टेट द्वारा कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, अधिकतर तो रहे हैं। नेहरू से शुरू करिए, कितना कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति, और ब्रिटिश डीप स्टेट का वो एजेंट था, गांधी जी जैसे ब्रिटिश डीप स्टेट के एजेंट बन के आए हिंदू रिसर्जेंस को कुचलने के लिए 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ी मूवमेंट के, जब हिंदू रिसर्जेंस एक नए अफवान पे था। तिलक, लाला लाजपत राय, कितने उच्च स्तरीय नेता हिंदू मूल्यों को लेकर फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे और मिलिटेंट हो रही थी मूवमेंट। तो गांधी को लाया गया गोखले के माध्यम से, और उनको फिर महात्मा का मेंटल भी ऑफिशियली पहनाया अंग्रेजों ने कि हिंदुओं को कुचलना है, हिंदू रिसर्जेंस कुचलनी है, और इस्लाम परस्ती ऐसी चलानी है कि हिंदू बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। और ये किया गांधी ने, यही काम इन्होंने गुजरात में किया। इतनी अपीजमेंट की स्टोरीज है मोदी मुस्लिम्स मीडिया में, मैं चाहूंगी कि आप कभी उस पर डिटेल में मैं उस पर डिटेल में, हाँ मेरे पास है, मैं पढ़ के एक दिन उसी पे पूरा करते हैं, उसी पे करते हैं। जहां मेरी किताब, जो कि उस वक्त मेरा ये सिद्ध करना उद्देश्य था कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं।
पर मोदी जी ने खुद मुझे बताया, अच्छा, हम सभी भारतीयों की या हिंदू हृदय वासियों की या हिंदू हृदय रखने वाले सभी अ, नागरिकों की अ, अ, आत्मसम्मान पर ये बहुत बड़ा चोट था कि इनको वीजा नहीं दिया जा रहा था, ये कह के तुम फासिस्ट हो। तो इसीलिए इनके लिए सिंपैथी वेव बनी कि इनको अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, तुम्हारी क्या हिम्मत, तुमने कभी किसी और चीफ मिनिस्टर को जिसके काल में दंगे हुए कभी आपने वीजा मना किया? अच्छा, वो भी फिक्स मैच था, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं मुझे बताया कि अमेरिकन एम्बेसी वाले लोग इनसे लगातार टच में थे, ऐसा नहीं बताइए, कि हाँ हाँ, बताइए। इन्होंने खुद बताया। और हुँ, इसीलिए आप देखिए, इनका जो गुजरात वाइब्रेंट समिट होता था, हुँ, जो मोदी जी ने तुरंत ही आते ही उनका जो बड़ा एक कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया, वो था हुँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना, जिसमें बड़ी मात्रा में यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सारे ये जो वेस्टर्न देश जो इनको कह रहे थे वीजा नहीं देंगे, वो अपने कॉरपोरेट्स भेजते थे, वो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट कमिट करते थे और की भी। इन्होंने बाहरी मात्रा में गुजरात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाई और एक नया मॉडल तय किया। उसके बाद गुजरात वाइब्रेंट समिट के बाद अब हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसी तर्ज पर बुलाता है लोगों को, आओ आओ, हम गरीब हैं, हमारे मुल्क में निवेश करो, कल्याण करो। हुँ, हाँ, कल्याण करो। तो मोदी जी ने ये सक्सेस का एक नया मापदंड शुरू किया। और अगर ये अमेरिका के वीजा के हकदार नहीं थे, तो अमेरिका के कॉरपोरेट्स को क्यों भेजा जा रहा था और क्यों ये रेड कारपेट उनके लिए बिछा रहे थे? क्यों इंग्लैंड के लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे अगर वो इन्वेस्टर के रूप में आ रहे हैं? आप सोचिए, कभी ये संभव, मतलब अगर आप इन चीजों को ढंग से एनालाइज करें, इन सारी कॉन्ट्रडिक्टरी डेवलपमेंट्स को, तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब एज सीएम ऑल्सो ही वॉज एन एजेंट ऑफ द डीप स्टेट, और ये फिक्स्ड मैच था कि हम तुम्हें एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट बन के पेश करवाएंगे, और इसलिए गोधरा कांड किया गया। और फिर जी मोदी तो हिंदुत्ववादी है, फांसीवादी है। अच्छा, एक मजे की बात है, इन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया कि मैं फासिस्टवादी कैसे हूं। मान लीजिए मेरे पे कोई फासिस्ट होने का इल्जाम लगाए या मुझे कहे तुम रेप करवाती हो महिलाओं को, तो मैं तुरंत उस पे मानहानि का मुकदमा करूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घिनौना अपमान या मेरे ऊपर चार्ज लगाने की? मैं तो उस व्यक्ति को छोड़ू नहीं। लेकिन ये चुप रहे, कभी नहीं इन्होंने इनकार किया, चैलेंज ही नहीं किया। जो गुजरात दंगों का सच मैंने बताया मेरी पुस्तक में, डे बाय डे उसका क्या नैरेटिव था, कैसे ये बचा रहे थे मुसलमानों को मरवाने के बजाय, और हिंदुओं को पहली बार पुलिस गोलियों से भुनवाया गया, 50,000 हिंदुओं को अंदर किया गया दंगों का। हालांकि मुख्य श्रेय मुसलमानों के ऊपर ज्यादा है, और उसके बावजूद इन पे जो चार्जेस लग रहे थे, इन्होंने कभी झुटलाए नहीं। मैंने झुटलाए, और मुझे नहीं लगता मोदी जी उससे, इलेक्शन के समय वो चाहते थे कि मुसलमानों तक ये मेरा मैसेज पहुंचे, विदेशों तक मेरा मैसेज पहुंचे, न्यूयॉर्क टाइम्स समझ ले, बीबीसी मुझे अच्छा समझ ले, पर मेरे भाजपा के और आरएसएस के लोग ना कहीं ये सच जान ले। और हुँ, इसीलिए इन्होंने भाजपा और आरएसएस में मेरी पुस्तक नहीं पहुंचने दी। वो कहानी भी फिर कभी सुनाएंगे, कैसे उसको हुँ, रोका हुँ, गया, वो भी गजब की कहानी है। हाँ, लोगों ने सोचा कि मोदी जी तो फिदा हो गए होंगे, यस ही वांटेड इट। तो मेरी किताब ना कुछ विदेश मंत्रालयों तक, फॉरेन मिशंस में पहुंचाई गई मोदी के लोगों द्वारा ही, इवन बिफोर इट वाज प्रिंटेड, उसके जो आर्टिकल्स के रूप में। पर पुस्तक का सर्कुलेशन ना हो जाए भाजपाइयों के बीच में या आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच में, कि ये तुष्टीकरण का बात करते हैं, कांग्रेस अगर तुष्टीकरण करती है तो ये तो उसके बहुत आगे की बात करते हैं, ये तो इस्लामीकरण करवाने के फिराक में है, और मंदिर तोड़ने का भी काम, कि हिंदुओं को आदत पड़ जाए तुम्हारे मंदिर, जब मैं चाहूं तोड़ दूंगा। फिर आपने देखा उसके बाद कितना विध्वंस, काशी तक में हिम्मत हो गई इस आदमी की करने
की, पर गुजरात से शुरू की थी इन्होंने ड्रेस रिहर्सल। तो अब ये सब के चलते ये मेरा तो कन्विक्शन है कि गांधी जैसे ब्रिटिश स्टेट के डीप स्टेट के एजेंट थे। हिंदू रिसर्जेंस को क्रश करने के लिए उनको लाया गया था। तिलक जैसे, लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं की जो लेगेसी, भगत सिंह की लेगेसी, सुभाष चंद्र बोस का खून का जो बाल था, उसको कैसे क्रश कर दिया जाए और अहिंसा सर्वोधर्म और हिंदू मुस्लिम भाई भाई और वो सारे नौटंकी शुरू कर दी जाए, और भारत का कैसे केवल उसको पार्टीशन के लिए ही नहीं तैयार किया जाए, जो ड्रेस रिहर्सल थी 1905 का बंगाल का पार्टीशन, उसके लिए हिंदू मुसलमानों को इस तरह भिड़ा दो कि सिविल वॉर परमानेंट स्टेट बन जाए सब कॉन्टिनेंट की। वो हुआ भी है। इट्स वी आर इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट लो इंटेंसिटी सिविल वॉर, जो कभी ऐसा उग्र रूप लेता है जैसे पार्टीशन के समय हुआ या बंगाल में हो रहा है, वो उग्र रूप भी लेता है, पर लो इंटेंसिटी तो हर वक्त हिंदू जेनोसाइड रही है। हिंदू जेनोसाइड चल रही है, इस्लामी डेमोग्राफी डोमिनेट करने लगी है, वो बराबर चल रहा है। यही उनका प्लान था और ये मोदी जी भी उसमें पूरी तरह असिस्ट कर रहे हैं। तो अगर दिलीप, ये क्या नाम, दिलजीत दोसांझ, दिलजीत, जिसने जीत लिया मोदी जी का मन। मोदी जी ने कहा भी दीदी कि हाँ, तुम, आपका नाम दिलजीत है, आप सबका दिल जीत लेते हो। दिल और जीत बड़े, और कहा कि एक पंजाब के छोटे से गांव का लड़का, अब बताइए, उसको मोदी जी के समर्थक सोरस के एजेंट बताते हैं। मोदी जी कहते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव का छोटा सा लड़का इतना बड़ा नाम करता है तो अच्छा लगता है। जैसे बुरहान वानी भी बेचारा एक स्कूल मास्टर का बेटा था ना, तो उसके लिए तो सिंपैथी होनी चाहिए। तो ये जो, और कितनी देखिए ना, नौटंकी बाज वो इंटरव्यू है, जब वो बातें भी कर रहे हैं दिख रहा है कि इसमें स्पॉन्टेनाइटी दोनों तरफ से नहीं है। दोनों तरफ को कहा गया है जाइए जरा नाटक कीजिए, और क्योंकि जो डीप, अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं। गांधी भी डीप स्टेट के एजेंट बन के आए, ब्रिटिश डीप स्टेट के, और जब उनका काम तमाम हो गया, अंग्रेजों को लगा और नेहरू को लगा भाई बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब हमें चैन से अपना काम करने दो, ज्यादा अड़ंगी महात्माबाजी मत करो, तो उनका असैसिनेशन करवा दिया गया। उसमें भी नेहरू की कहीं तो सहभागिता थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई, वगैरह वगैरह, सिर्फ ड्रामा हुआ गोडसे के ट्रायल का, और कितनी गोलियां लगी आज भी उस पर स्पष्टीकरण नहीं है, वगैरह वगैरह। तो गांधी जी को भी असैसिनेशन से पहले दरकिनार कर चुके थे। 15 अगस्त के दिन वो बैठे थे हरिजन कॉलोनी में, झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो कोई उनको सुनने को तैयार नहीं था। लोग इतने तंग आ चुके थे गांधी जी के ड्रामेबाजी से भी। तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि इनका काम तमाम है, अब हमें अपना बंदा मिल गया है। गांधी ने पूरी मदद कर दी है नेहरू को गद्दी में बिठाने की, और थोड़ा बहुत जो पटेल में हिंदुत्व था वो भी, उसको भी कुचल के उसको एक पावरलेस होम मिनिस्टर बना के रखने की वो नेहरू ने सारी इंतजामात कर दिए हैं। तो इसको अब हटाओ रास्ते से। तो डीप स्टेट उसी बेरहमी से निकाल भी फेंकता है, लाइक अ यूज्ड कॉन्डम। अब ये हाल मुझे लग रहा है मोदी जी के साथ हो रहा है, जो गांधी जी के ये साथ। डीप स्टेट की जो बात है दीदी, मैं एक बार मैं कहूंगा कि दिखाए कि ये मास्टर स्ट्रोकवादियों ने, उसमें से एक मास्टर स्ट्रोकवादी का मैंने ये रखा है, और आप भी जानती हैं इसको, ये आपसे कई बार उलझता रहा है। तो और उस समय फिर कंगना रनौत का भी हम दिखाते हैं, कंगना रनौत का भी स्क्रीनशॉट दिखाया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हम नहीं कह रहे हैं। ये भाजपा समर्थक जो सरकारी हिंदू बन चुके हैं वो उनका विचार है, जहां यानी खालिस्तानी जो लोग दिलजीत दोसांझ को कह रहे थे, आज वही खालिस्तानी पीएमओ में बैठा है। इनके शब्दों में खालिस्तानी, मैं नहीं कह रहा था,
ये ऋषि बागड़ी है और ये सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक लगाता है। इसको 24 आवर ये नौकरी करता है नहीं करता है मालूम नहीं, 24 आवर रात दिन मोदी जी करता है। तो वो लिख रहा है 23 अक्टूबर को 24 को, सडन राइज इन पॉपुलरिटी, अचानक से वो पॉपुलर हो गया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, उसका अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, कोलैबोरेशन हुआ। सीरीज ऑफ कंसर्ट, इतने सारे सीरीज कंसर्ट हो रहे हैं उसके। एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मनी आ रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कांट बी मेयर कोइंसिडेंस। दलजीत दोसांझ इज बीइंग ग्रूम्ड बाय ए यूएस डीप स्टेट, यानी यूएस डीप स्टेट की सीधे पहुंच भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, जो अपने हाँ, डीप स्टेट को वहां भेज रहा है। क्यों नहीं होगी, दोनों ही डीप स्टेट के हैं और ऑपोजिशन भी डीप स्टेट की ऑपोजिशन है। ये भी भूल जाओ कि कांग्रेस पार्टी या बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो कोई इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन चला रही है। ये सारा खेला वहीं से खेला जा रहा है, हम मूर्ख समझ नहीं रहे। जी सही बात है। एक कंगना का भी मैं दिखा देता हूं ताकि लोग समझ जाएं। कंगना जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है जी। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के ऑफिशियल लोग सब कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी जी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तानियों के साथ पीएमओ में मुलाकात कर रहे हैं। आप खुलकर देखिए, ये उनके लोगों के बयान है। उसके बाद आपको मैं एक और दिखा रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद यानी संघ जो है, दलजीत दोसांझ का कंसर्ट रोकने के लिए इंदौर में पहुंचा और खालिस्तानी कह के एफआईआर दर्ज करवाया गया। ये देखिए आप, ये भी देखिए, खालिस्तानी समर्थक हैं दिलजीत दोसांझ, ये दिखाओ। बीएचपी और बजरंग दल ने किया विरोध, कंसर्ट रद्द करने की मांग। बड़ा कीजिए, यानी संघ से लेकर संघ, ये पूरा बीएचपी बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनावत और आईटी सेल ऋषि बागड़ी, सब एक लाइन पर बोल रहे हैं। ऋषि बागड़ी एक उदाहरण है, पूरे आईटी सेल, कि दलजीत खालिस्तानी है, देशद्रोह है, उसके खिलाफ। तो ये खालिस्तानी का एक पीएमओ आवास कैसे पहुंच गया दीदी? मैं तो कह रही हूं, अरे आपको हैरत क्यों हो रही है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंट डीप स्टेट का तो मोदी जी हैं। वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे अगर उन पे छत्र छाया न हो। आपने नहीं देखा कैसे बिल गेट्स के साथ याराना, कैसे एसीवाईपीएल में वर्ल्ड ट्रेनिंग, इकोनॉमिक फोरम, हाँ एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग, एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग। चलो वो तो जवानी की भूल के रूप में माफ भी की जा सकती है, बहुत गए, लेकिन इनके साथ सबसे करीब का और लंबा रिश्ता रहा। और कितनी बार ये अमेरिका गए उस ट्रेनिंग के लिए, कितनी बार इनको दुनिया घुमाई गई और पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी गई। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा कि गांधी जी को 1905 के आंदोलन के बाद जो हिंदू रिसर्जेंस शुरू हुई थी बंगाल पार्टीशन के वक्त, और एक मिलिटेंट हिंदू मूवमेंट अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब तय किया गया गांधी को लाओ, इसको क्रश करना है। और महात्मा का उसको फैंसी ड्रेस पहनाई गई, वो सारा प्री प्लान था। अब इसी किस्म से मोदी जी को कब पिकअप किया एसीवाईपीएल ने? जब 93। ये देखिए, मैं एक बार दिखाने को लिए बोला है, एक बार दिखा देना। ये जो मैंने भेजा है, ये आपको सुधांशु त्रिवेदी है दीदी, जो आप कह रहे हैं उसका सपोर्ट में भाजपा का ही नेता सुधांशु त्रिवेदी, जिसके ज्ञान पर लाहालोट रहते हैं हिंदू, वो लिख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी इज टेकिंग लैंडमार्क डिसीजन स्टेइंग एट हिस्टोरिक द Willard. Remembering when I got the opportunity to visit the Willard in Washington DC during US presidential election 2008 on invitation of ACYPL, यानी भाजपा के नेता लगातार जा रहे हैं ACYPL में ट्रेनिंग लेने। सुधांशु त्रिवेदी भी वही निकला, देखिए। हाँ, तभी तो महत्व की भूमिका निभा रहे हैं सभी। इनके आसपास जो लोग हैं वो कनेक्टेड है।
और उनके आदेश पर ही, अब जैसे जो इनका मंत्रिमंडल भी है, ये ऐसे नहीं चुना गया, कमजोर रबर स्टैम्प्स चुने गए, और ये स्पष्ट था ये डीप स्टेट कैसी इनसे डिसीजन मेकिंग चाहती है, ताकि कोई अच्छा, अब जैसे डिफेंस मिनिस्टर पहले पारिकर को बनाना पड़ा था मोदी जी को, जो भी अंदरूनी मजबूरियां रही होंगी, रो के निकले पारिकर, क्योंकि हाँ, काबिल भी थे और इतने ऐसे दुष्ट नहीं थे, रो के दिल्ली से वापस गए, रो के दिल्ली से रोक वापस रोक गए, और इतने स्ट्रेस में रहे जितना भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से कुछ अच्छे काम कर सकते थे, तो उनको नहीं करने दिया ना, और बिठा दिया उनके सर पर अरुण जेटली को, क्योंकि अरुण जेटली जो भी उनको चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस ही तो पैसा देगा, तो चौकीदार किसको बनाया जिसको फाइनेंस का एफ भी नहीं पता, और फिर अरुण जेटली को भी तो डिफेंस बनाया था ना एक टाइम पे, आप सोचिए, हाँ, हाँ। अरुण जेटली दो डिफेंस और फाइनेंस, मतलब सोचिए। दो तो दो बड़े मंत्रालय, मतलब ये स्थिति थी कि जहां 282 सीट है, आपके पास एक काबिल व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति को सारे मंत्रालय दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो बड़ी क्रूशल है इस्लामी कौमी इंटरेस्ट के लिए, वो उस पे नहीं छोड़ना चाहते अपना, अपनी जकड़न, वहां कैसे कैसे जोकर बिठाए आप जानते ही हैं, है ना। हम्म, तो अब सवाल है, ये सब मैनेज तो कहीं से हो रहा है, अरुण शौरी जैसे व्यक्ति को इन्होंने ऐसे दरकिनार किया, उसको बनाते ना एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम देखते कि कैसे नहीं बदलती भारत का जो एजुकेशनल क्यूरिकुलम है ये उसका। दीदी, आपके आपके कहे को एक और सपोर्ट, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट का दौरा कर चुका था, दौरा कर चुके थे ये। बताइए। नेहरू को सोवियत संघ ने, ये मैंने कहानी कम्युनिस्टों में लिखी है, 3 दिन रूस ने अपने यहां रखा नेहरू को, नेहरू समाजवादी बन गए पूरी तरह से, और यहाँ 29 स्टेट का अमेरिका दौरा कर रहा है। किसी को ऐसे ही कोई क्यों दौरा कराएगा, वो भी अमेरिका जैसा देश। बिल्कुल आप सही कहते हैं, और ये जो भी गए हैं, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र उस दिशा में फिसले हैं, मुझे भी बाय द वे न्योता आया था मानुषी के शुरू करने के 3 4 5 महीने बाद ही, कि आप चलिए, आपको मैं, वो चिट्ठी होगी हमारे रिकॉर्ड्स में, हाँ, आपने आप, बताया। हाँ 3 महीने के लिए हम दौरा कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा किस लिए, मैं क्या करूंगी वहां जाके, आपको बड़ी 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 हस्तियों से मिलाएंगे, सिविल राइट्स मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये वो, तो मैंने कहा फिर उसके बाद फिर आके आप उनके बारे में लिखना, उसका आप बताना भारत में कि वहाँ क्या चल रहा है, तो मैंने कहा आपकी किताबें तो सबको उपलब्ध हैं, उनकी राइटिंग्स, उनकी रिपोर्टिंग चलती रहती है, तो मैं क्यों जाके अपना समय बर्बाद करूं, और 3 महीने मेरे पास हो, मैंने यही लिखा कि 3 महीने फालतू मेरे पास हो, तो मैं भारत में उन प्रांतों का दौरा क्यों ना करूं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं देश को हम्म, जानूंगी कि दुनिया को जानूंगी, जिसके बारे में मैं ना भी चाहूं तो आप अपना ज्ञान तो हमारे ऊपर थोपते ही रहते हैं, तो मुझे बताया हाँ, गया कि मैं ही केवल एक व्यक्ति हूं जिसने मना किया, वो जो 5 स्टार ट्रिप होता है ना 3 महीने की, उसके हाँ, बाद फिर वो आप कॉन्फ्रेंस सर्किट में, इंटरनेशनल सर्किट में इनके फिर चहेते बन जाते हैं, और फिर आप घूमिए, जैसे ईला भट्ट घूमती थी, जैसे इंदिरा जयसिंह घूमती हैं, ऐसे सारे फिर इनके चेले चपाटे जो ACYPL हो या अनेक माध्यमों से, इनको फिर ऐसी लत लगती है अय्याशी की कि छूटती नहीं, और उसके बाद ये है कि जब भी ये लेके जाते हैं, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, जैसे भी लीडर्स को लेके जाता है, जो उसकी जो कमजोरियां होती है ना, उसका फिर वो ब्यौरा इकट्ठा कर लेता है, उसकी फाइल बनी जाती है, मतलब जिसकी जो कमजोरी है, आप जानते हैं पुरुषों की कैसी कैसी कमजोरियां होती हैं, हम्म, तो वो फाइल बन जाती है आपकी, वो आपको परोसा जाता है वो कमजोरी आपको, फिर आपकी फाइल बन जाती है, फिर आप उनके इशारों पर नाचने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर आपको चस्के लग जाते हैं पावर सर्किट्स में बैठने का, और जो बड़ी बड़ी जैसे बरखा जी हिलरी करके बुला सकती हैं क्लिंटन की हाँ, पत्नी हिलेरी। को, है हाँ, ना, तो हाँ, ये जो चस्के होते हैं ना, प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हैं,
और इनके साथ डिनर कर रहे हैं, उनको फर्स्ट नेम से हाय हिलरी करके बात कर रहे हैं, ये जो चस्का है ना वो इतना भयंकर है। और मोदी जी ने भी वो ऐसे कर देते ना, जफ्फियां डालने का चस्का। और बराक, बराक, वो भी तो बड़ा ओबामा बराक कहते थे, बराक मेरा यार। अब इनको नहीं पता है कि कब किससे फर्स्ट नेम, बरखा को तो पता है कब इससे फर्स्ट नेम्स की बात की जा सकती है, क्योंकि उस माहौल को थोड़ा पहचानती है। मोदी जी को ये नाइस चीज भी नहीं आती, तो इसलिए ही लुक लाइक अ क्लाउन व्हेन ही यूज दोस टर्म्स, बराक बराक किया तो हंसते होंगे वो लोग, जिस तरह ये गले ही पड़ जाते हैं। खैर, तो सवाल ये है कि इनको, इनकी जो जितनी भी हरकतें हैं, कितनी भी हरकतें हैं, असल में जब तक हिंदू समाज ये समझ नहीं लेता कि ये जो चुनाव है ये वाकई छलावा है, और जो चुन के आ रहे हैं वो हमारी मर्जी से उतने नहीं है जितना ये सारा मैनेजमेंट किया जा रहा है बाहर से। जैसे जितने कानून आ रहे हैं, आप देखिए ना, पिछले 50 वर्षों में सोशल जस्टिस को लेके, फैमिली लॉज को लेके, राइट टू एजुकेशन को लेके, बड़े बड़े जो अहम कानून है और जिनका मकसद मेनली यही है समाज को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, भारत को छिन्न भिन्न करना, ऐसे इतने उलझुल कानून लाए जा रहे हैं, वो सब फॉरेन फंडेड एनजीओज ला रहे हैं। अब फॉरेन फंडेड एनजीओज की खुद की बिसात तो 2 टके की भी नहीं है, उनके पड़ोसी भी नहीं उनकी बात सुनते, उनके 10 रिश्तेदार नहीं उनकी बात सुनते, पर देश के ऊपर कानून सारे लदवा सकते हैं, क्योंकि पीछे उनके कन्वर्जन माफिया है और डीप स्टेट के एक्टर्स हैं, इसलिए उनकी सारी बातें मानी जाती हैं। पार्लियामेंट भी, ऑपोजिशन पार्टीज भी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सब पस्त होके लेट जाते हैं, वी आर रेडी, रेप अस इफ यू विल। तो मोदी जी की हर हरकत जिसने हमें हैरत में डाला, जिसकी वजह से मैं तो ट्रोमा में रही कितने साल, अभी धीरे धीरे उभर रही हूं, और समझ नहीं आता था कि हमने कैसे इतनी गलती कर दी इस व्यक्ति के बारे में जो ये था, और उसको समझने में। तो हर इनके अनोखे स्टेप, या डूइंग या मिस डूइंग या साइलेंस, हम 3 बातों पे ही साइलेंट सकते में है ना, ट्रोमा में, आप और मेरे जैसे लोग। नंबर 1 कि ये तो तुष्टीकरण कहते थे, कांग्रेस की पार्टी अब की वो अपीजमेंट करती है, ये तो उससे बहुत आगे की गेम खेल रहे हैं, टोटल इस्लामीकरण, जितना जिन्ना भी ना करता शायद, तो ये क्यों कर रहे हैं जैसे नहीं करते थे। उसका कारण ये है, ही इज नॉट अ फ्री एजेंट, उनको एजेंडा देके भेजा गया है। हिंदू संगठनों को, हिंदू रिसर्जेंस को, जैसा मैंने कहा ना, ACYPL के लिए इनको पिकअप किया गया 1993 में शायद, या 2 या 3 में, क्योंकि राम 93 में, और राम जन्मभूमि मूवमेंट एक उफान पे थी, और हिंदू रिसर्जेंस बढ़ रहा था। तो हिंदू रिसर्जेंस को क्रश करना है, हिंदू संगठनों को तार तार करना है, इसके लिए इन्हें चुना गया। और भाजपा, आरएसएस, मतलब सभी को मिली भगत से भूमिका निभाने के लिए कहा गया, बट द मैन एट द टॉप हैड टू बी देयर वेरी फेवरेट। तो, या वेल ट्रेन्ड, फेवरेट नहीं है, दे एक्चुअली डोंट रियली लाइक हिम। मुझे लगता है राहुल उन्हें फिर भी पसंद है, अगर डीप स्टेट की पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो राहुल उन्हें फिर भी पसंद होगा, जल्लू है ना एक तो, और उससे बात करना सहजता से आसान है। ये तो नौटंकी बहुत करवाते हैं लोगों से, ये मतलब इनकी जरूरतें ऐसी अनोखी अनोखी हैं, वो फिर भी सहज से खुश हो जाता होगा। खैर, वो आपने ठीक कहा। एक बार ये जो बाइडेन था, जो राष्ट्रपति, तो उसने अंग्रेजी में बोला वाइन लेके कुछ, तो ये अंग्रेजी समझ नहीं पाए तो हंस दिए। तो बोला क्या कि मैं हंसने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ का ट्रेडिशन बता रहा हूँ। उनको समझ ही नहीं आया मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, दूसरा इनकी उम्मीद है ये जो है ना कि मेरे से सब गले मिले, फिर मैं एक वर्ल्ड लीडर स्टेटस
के रूप में उभरूं, मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, मेरे बगैर कोई अहम फैसले नहीं हो सकते, मुझे ग्लोबल स्टेट्समैन माना जाता है, उसके लिए तामझाम। तो इस्लामी मुल्कों में तो फिर भी आसान हो गया इनके लिए करवाना, पर अमेरिकन्स को, जर्मन्स को इस तरह लिपटने की और चमचागिरी की आदत नहीं है उनको। और हाँ, उन्होंने वो लिखा है, लेख लिखे हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं इन पर। और जी अभी ट्रंप ने देखिए कहाँ बुलाया है। अब वहां विदेश मंत्री हमारे कई दिनों से अमेरिका में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप ने नहीं बुलाया इनको अपने नहीं, उसमें इन्होंने हरकत शपथ। भी तो कैसी की थी ट्रंप के साथ जब ज्यादती हो रही थी, तो इन्होंने ट्रंप को कोसा था, खुले ट्वीट्स ऐसे लिखे हैं जिसमें कहा है हम्म, कि ये तो अन्याय हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ, ये तो नंगा नाच हो रहा है वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत भद्दे ट्वीट्स लिखे थे। फिर जब ये गए बाइडेन के न्योते पे और उसने कोई ज्यादा भाव नहीं दिया, तो ट्रंप ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, इन्होंने मना कर दिया और बड़ी रूडली हम्म, मना किया। इतनी मूढ़ बुद्धि है इस आदमी की कि हम्म, कम से कम बना के रखो। उस व्यक्ति ने आपका सम्मान बनाए रखा था जब वो प्रेसिडेंट था, जो भी उसके अपने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं डीप स्टेट के साथ, पर फिर भी आपका सम्मान बनाए रखा और आपने उसको अपमानित उस समय किया जब वो पीड़ा में था, तो अब वो क्यों भूलेगा। अच्छा देखिए मजे की बात संदीप भैया, जब इनको वीजा मनाही हुई थी तो हिंदुओं के हृदय बहुत अ, दुखी थे। दुखी थे, और इनको उसका फायदा मिला कि ये विक्टिम है हम्म, वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एरोगेंस का, और हम हम्म, मजा से सिखाएंगे उनको, इस्लामी षड्यंत्र का ये विक्टिम है करके सभी का इनके प्रति एक सिंपथेटिक रवैया बना, मेरा भी कि ये कैसे कर सकते हैं हम हमारे सबका, हम सबका। सबका, हमारा भी सबका। लेकिन उस वक्त लेफ्टिस्ट खुश थे, इस्लामी खुश थे, सो कॉल्ड सिक्युलरिस्ट खुश थे, जितने भी हम्म, देशद्रोही ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस हैं वो ताली बजा रहे थे, बड़े खुश थे। और हमें दुख होता था कि कैसे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो और आप खुशी मना रहे। अब जब ट्रंप ने इनको न्योता नहीं भेजा, इतना बड़ा स्नब है, तो आज कोई भी दुखी नहीं है, इनकी पार्टी समेत सभी खुश हैं। हम भी खुश हैं। बहुत अच्छा किया ट्रम्प साहब, बहुत अच्छा किया, आपका धन्यवाद। आपने इनके साथ वही सलूक किया जिसके हकदार है, और लेफ्ट तो खुश होगा ही, जाहिर है। उनको तो जब भी ये डाउन जाएंगे, हम ही मूर्ख हिंदू हैं कि जब ये डाउन जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, पर कांग्रेस से तो शायद अच्छे हैं, पर नहीं, वो और ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और इसीलिए जब मुझे कहते हैं ना लोग कि मोदी नहीं तो क्या तुम राहुल गांधी को वोट करोगी, नहीं, वो ये सारे प्रीफिक्स मैचेस चल रहे हैं, उनका एक ही ऑपोजिशन। थाली के चट्टे बट्टे। हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नहीं, और दूसरा ये है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों पर इन पे अटैक नहीं करती, हाँ, सही बात है, उन्हीं बिल्कुल सही मुद्दों बात। पर अटैक करती है जिससे हिंदू तिल मिला जाए। हाँ, हाँ, ठीक सही बात है, एकदम ठीक मुद्दों, बात। कोविड पर अटैक नहीं किया, इनकी वैक्सीनेशन ड्राइव पे अटैक नहीं किया, इन्होंने खालिस्तानी वीजा रद्द किए तब अटैक नहीं किया कि आपने क्यों ये किया। कोई सही मुद्दे पर इन्होंने पंजाब में जब एसजीपीसी में से सिखों को और कट्टर बनने की इजाजत दे दी और सहजधारियों को इलेक्टोरल हटा रोल दिया। से हटा दिया, तब भी कांग्रेस नहीं बोली, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं बोली, और कोई दीदी नहीं कांग्रेस कभी एसीवाईपीएल पे नहीं बोली, जबकि नहीं ये बोली। इतने ही तो आरोप लगाते रहते, आज तक नहीं बोली। तो इसका क्या मतलब कि ये दोनों नहीं, सभी पार्टीज फिक्स मैच प्ले कर रही हैं, स्क्रिप्ट हाँ, हाँ, वहां से आता है। नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई यादव कुल से हो और इतना हिंदू विरोधी हो जाए।
हो नहीं हाँ, सकता, ठीक बात है। हो हम्म। ही नहीं सकता। देखिए, अगर आप केवल अपनी कास्ट पॉलिटिक्स, यादव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो उसमें ये तो माना कि आपका एक्स वाई जेड जाति से विरोध हो सकता है क्योंकि वो आपके खेतों में काम करते हैं, आप छोटे लैंड ओनर हैं या मीडियम लैंड ओनर, उनके साथ तो। पर हिंदुओं के साथ नफरत, द्वेष, उनका कत्लेआम करवाने पर खुश होना, एक भी पार्टी बांग्लादेश के हिंदुओं के हित में ना खड़ी हो, उनके बचाव में ना खड़ी हो, ये तभी है जब कोई भी पार्टी इसका मतलब स्वायत्तता से सोच नहीं रही है। और मोदी जी समेत सभी एक फिक्स मैच सभी खेल। उसी डीप स्टेट के हाथ के गेंद है, कब किस गेंद को उछालना है उसको डीप स्टेट को पता है। तो ये तय इसीलिए हुआ था कि हम तुम्हें हिंदू हृदय सम्राट बनाएंगे, फासिस्ट फासिस्ट कह के। मोदी जी ने कभी चैलेंज नहीं किया। उसके बाद तुम्हें ऐसी खिदमत करनी है मुसलमानों की जो कभी किसी और ने इतिहास में नहीं की। और एम के गांधी से भी आगे 10 कदम जाके आपने हिंदू समाज को कुचलना है, उसके आत्मसम्मान को कुचलना है, और उस पे जितने बड़े सहार हो जाए, आपने कुछ नहीं कहना। मसलन अब अफगानिस्तान में तालिबान ने जब भगाया हिंदुओं को, सिखों को, ये वहां रिलीफ ड्रग्स पहुंचा रहे हैं, तुरंत हाँ, तुरंत तालिबान को पहुंचा रहे हैं। मतलब हमारे टैक्स पेयर का पैसा ऐसी हुकूमत को जा रहा है जिनके साथ आपको रिश्ते ब्रेकअप करने चाहिए थे। चलिए, उसके बाद कभी एक बांग्लादेश, शब्द बांग्लादेश देश का तो वहां भी खैर भेजा छोड़। चावल, वहां भी चावल भेजा है। मतलब शर्मसार करने वाली ऐसी हरकतें करो कि तुम्हारे मुंह पे हिंदू थूकने लगे। देखिए, ये डीप स्टेट जैसे गांधी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था जब उसका काम पूरा हो गया, इसी किस्म से मोदी को ऐसी हालत में ये निकालने के की तैयारी कर चुके हैं कि थूके हिंदू जिन्होंने तुमसे प्यार किया है। और हिंदू इतने निरुत्साहित होके बैठ जाएं, इतने डीमोरलाइज होके बैठ जाएं कि हमारे नेता तो सारे चोर होते हैं। ये जो सारा गेम प्लान चल रहा है, सारी पार्टियां उसमें शामिल है। और इसीलिए ये एक दूसरे पे जो कटाक्ष कर रहे हैं या एक दूसरे पे जो ऑपोजिशन कर रहे हैं, ये इसमें कोई सही मुद्दे एक भी पार्टी नहीं उठा रही। जिन मुद्दों को पर जी क्या आज कह भी रहे हैं? नेहरू और अंबेडकर चल रहा है। मतलब जी देश के मुद्दे, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। नेहरू और अंबेडकर मरे हुए के कब्र उखाड़े जा रहे हैं। अजीब स्थिति जी है संसद के अंदर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, सोरोस, ये सोरोस के हाँ, एजेंट है दिलीप, दिलजीत या राहुल गांधी, ये सोरोस को के इंदिरा गांधी पे एनजीओ। भी कहा था संसद के अंदर, इन्होंने कहा इंदिरा गांधी भी सोरेस के एजेंट हैं। अरे मैं तो खुद इनके पास पिटिशन लेके गई थी 21 हस्ताक्षरों के साथ कि फॉरेन फंडेड एनजीओ को बैन करो, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये 2014 में ही, इनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने में ही। और इन्होंने एफसीआरए को और खुला कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ले फंड ले सकती है। सकते हैं विदेशी। और उसको बताने की जरूरत नहीं है, कोई डेक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। पहले एनजीओ का लेखा जोखा हमें मिल जाता था होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। अब किसी को वो जरूरत नहीं है, किसी को बैन नहीं किया इन्होंने। सही में जो असली ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस हैं, कहते हैं इतनों की एफसीआरए रजिस्ट्रेशन छूट मतलब रद्द कर दी, उस केवल उन्हीं की जिन्होंने कभी अकाउंट ही नहीं दिए। जो अकाउंट देते हैं, जो मोटे सामिया हैं, जो करोड़ों वाली डोनेशंस लेते हैं हर साल, करोड़ों की, ये नहीं 1-2 करोड़, जिनके 100 हंड्रेड्स ऑफ करोड़, करोड़। 50 है ना? करोड़। नहीं नहीं, कुछ भी अंडर द टेबल, ओवर द टेबल क्या। उसके बाद जो भी प्लांटिंग ऑफ चर्चेस के लिए जरूरत था, जैसे खाप पंचायत पे इन्होंने कितना हमला होने दिया, और कानूनी तौर पर उनको बैन करने का जो इनका षड्यंत्र चला मोदी सरकार के तहत। मैं तो खाप पंचायत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खुद गई कि आप इन पे गलत चार्जेस लगा रहे हैं, पर इनकी सरकार पूरी तरह
इंदिरा जयसिंह और वो जो क्रिश्चियन एनजीओ जिसने खाप्स के ऊपर केस किया था उसके साथ थी, और पूरी तरह से इन्होंने एक पूरा कानून बना रखा था खाप को बैन करने का। उसमें थोड़ी हमने इतनी कंट्रीब्यूशन रही कि कानून नहीं ला सके, पर आप देखिए सामाजिक संस्थाओं को तोड़ने का काम कैसे करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बजरंग दल को, वीएचपी को, पर जो ग्राउंड लेवल पे सामाजिक संस्थाएं हैं, प्लांटिंग ऑफ चर्चेज एंड मॉस्क्स, जिस तरह तेजी से गांव में मस्जिदें जहां मुसलमान है भी नहीं, या चर्चेज जहां ईसाई रहते नहीं वहां प्लांट हो रही है तेजी से। कन्वर्जन माफिया अपने पैर पसारता जा रहा है, पूरी मदद मिली है इस सारे काम में। और कैसे आईएएस में भर्ती उनकी फैसिलिटेट कराओ, दर्जनों तरीकों से आपने किया। आर्मी को कम नखिद्ध बना दो, ये जो अग्निवीर लेके आए हैं नई योजना, आर्मी रोती रह गई, इनके सीनियर ऑफिसर्स, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, तबाह कर देगा हमारी जो मूल स्ट्रेंथ्स हैं आर्मी की, हमारा रेजिमेंट सिस्टम। इन्होंने नहीं सुनी और देखिए क्या हाल किया। तो खालिस्तानियों के लिए तो रेड कार्पेट इन्होंने ही रोल किया। उसके बाद आप देखिए एससी एसटी एक्ट, जो हिंदू समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा हथियार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लीगल टेररिज्म है, इसको कृपया सुधारिए। लाखों परिवार उजड़ रहे हैं, विषमता इतनी फैला रहा है, इन्होंने और मजबूत कर दिया। बेल भी नहीं मिल सकती, और इंसेंटिव कि जो अगर झूठा केस भी लगाए उसको तुरंत 5-10 लाख रिवॉर्ड दे दो, और कुछ नहीं। बेईमानी नियत ना से पैसे के लालच में ही लोग झूठे केस लगाने लग गए। अब आज मेरे जैसा व्यक्ति भी जो बहुत संवेदनशील था उन सामाजिक तबकों के प्रति, जिनको हम सोचते हैं कि किसी वजह से ब्रिटिश काल में, इस्लामी काल में बहुत इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे इतिहास में तो नहीं था, ये अभी के इन्हीं के करतूते हैं। आज मैं डरती हूँ किसी को नौकरी देने के लिए, क्योंकि झूठा केस लग जाए। हाँ, तो इन्होंने इतनी विषमता फैलाई, अम्बेडकरिज्म जो भूले हुए थे सब, इतनी अम्बेडकर की जो बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, तीर्थ बना दिया उसके दीदी, पंच तीर्थ, मतलब भगवानों के तीर्थ होते हैं, उसको तीर्थ बना दिया। ये सोचते हैं इनके भी बन जाएंगे, पर अब देख लेना चादर चढ़ाने कौन कौन जाएगा। अब हिंदू जो है, हिंदू अजमेर में केस फाइल किया और केस एडमिट हुआ कि उसके अंदर मंदिर है, तो इनको रुक जाना चाहिए। ये फिर से चद्दर कल भेज दिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और अब तो सबको मालूम है कि उस अजमेर की दरगाह का अतीत कितना काला, कितना भयावह है, कितना भयावह है। इस्लामोफासिज्म का वो सबसे उत्कृष्ट सिंबल माना जाना चाहिए, और वहां ये चादर चढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए आयुर्वेद पे कैसे अटैक हुआ, कोविड के दौरान तो खासकर आयुर्वेद को दबाने का, एक आयुष मिनिस्ट्री को थोड़ा पैसा दे दिया, पर उसको पूरी तरह से एलोपैथ्स के कब्जे में डाल के फिर डब्ल्यूएचओ को और बिल गेट्स इत्यादि को ला दिया कि अब ये जो फार्मा माफिया है इसके नियंत्रण में आयुर्वेदिक रिसर्च चलेगी। हाँ, ऐसा कौन करता है? और पतंजलि के दीदी, और जामनगर में, वही गुजरात में जामनगर में मुख्यालय खोल दिया डब्ल्यूएचओ का। मतलब आश्चर्य हो रहा है हमें कि और ये सारी आयुर्वेदिक रिसर्च उनके अंडर चलेगी। ये जो षड्यंत्र इन्होंने चलाया है बिल्कुल तबाह करने का, पहले ही तबाह हो चुकी है जब से ये सरकारीकरण हुआ है आयुर्वेदिक शिक्षा का। गुरु परंपरा से हटा के इसको बीएमएस डिग्री सरकारी, तो आज के जो वैसे भी वैद्य हैं उनमें कोई वैद्यों वाली बात है भी नहीं जो सरकारी डिग्री लेके आते हैं, जिनका थोड़ा बहुत रिश्ता गुरु परंपरा से रहा है, फिर भी उन्होंने बीएमएस मजबूरी में लेनी पड़ी। उनको तो फिर भी थोड़ा आता है आयुर्वेद का जो बुनियादी सिद्धांत, पर ये जो बीएमएस वाले हैं उनको तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इतना भर के
आपने वो डिग्री दे रहे हैं, उनको बताया जाता है कि आपको एलोपैथिक सारी चीजें ये स्वीकार देखिए करनी है। ये उनके देखिए ये भेज रहे हैं हुँ, दीदी, ये चद्दर भेज रहे हैं। जब हिंदू बताइए। ने क्लेम कर दिया, कोर्ट में एडमिट हो गया यानी वो मंदिर की बात आ जाएगी कि मंदिर वहां पर जाके ये हिंदुओं के पूरे केस को डिमोलिश खत्म। भागवत ने जो कहा था कि हर जगह मंदिर क्यों ढूंढना, वो काम मोदी चद्दर भेज के कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो हिंदू जागृति की मुहिम चल पड़ी है ना सोशल मीडिया के चलते, अब ये मोदी की मोहताज नहीं है, बल्कि ये अपने मुंह पे खुद कालिख पोत रहे हैं और ये अपनी मजार का इंतजाम कर रहे हैं, अपनी दुर्गति का इंतजाम कर रहे हैं। अब ये रुकने वाला नहीं है कि हम जहां जहां आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, मजार बनाई, वो क्लेम होगा। ये अंदर एक हिंदुओं के ज्वाला जो दबी हुई थी, दबी हुई। वो विस्फोट के रूप में, अभी विस्फोट नहीं हुआ, वो भी हो सकता है, पर कम से सही कम बात है। ज्वाला धधक रही है, भभक रही है। और मोदी जी कुछ भी करें ये झुलसेंगे, गाली खा रहे हैं आज के दिन। एक व्यक्ति भी, अच्छा मुसलमान का तो दिल जीतना असंभव है, क्योंकि इनको ये आज तक बात नहीं समझ आई कि इस्लाम में ग्रैटिट्यूड की कोई जगह है ही नहीं। जितना मर्जी भला कर लो, हमने सबने करके, हमने क्या, हमारे संतों ने बहुत प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान किसी तरह से एक हो जाए और मिलजुल के रहने की एक आइडियोलॉजी बन जाए। तुम्हारा ईश्वर हमारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह, कोई फर्क नहीं है। हमने सारे प्रयास किए, इस्लाम के कई एलिमेंट्स भी मिला लिए, जैसे सिख गुरुओं ने बहुत सी चीजें अपना ही ली कि चलो अब तो हमें स्वीकार कर लो, पर कुछ भी कर लो, जब तक खतना करा के इस्लाम कबूल नहीं करते। तो मोदी जी से भी क्यों मुसलमान नफरत करता है? अच्छा, बरखा दत्त को पसंद करता है, मोदी को नहीं। आप समझिए क्यों। ये जितना भला कर रहे हैं मुसलमानों का, कभी किया किसी और ने? नहीं। इतिहास में नहीं, इतिहास में नहीं। अच्छा, क्यों है कि इनको स्वीकार नहीं करते? बताइए, गेस कीजिए। क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत मंदिर भी जाते हैं, हिंदू अपनी पहचान रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन हिंदू का है इनका, त्रिपुंड लगाते हैं। जी, आप वो गांधी को भी स्वीकार नहीं किए थे मुसलमान। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू अस्मिता को कुचला, हिंदू सेंटिमेंट को कुचला, पर खुद को हिंदू महात्मा के रूप में पेश करके। तो उनको ये राम धुन, राम भक्ति, राम राज्य, गीता गीता बहुत चिढ़ते हैं वो, ये नाम नहीं है। अब बरखा दत्त ये कभी नहीं करेगी, राम राज्य की बात करे, वो कभी नहीं करेगी। वो पूरी तरह से थूकती है सारी ट्रेडिशन पर। वो मतलब हिंदू हिंदू धर्म को फासिज्म से इक्वेट करके उससे इक्विडिस्टेंस बनाए हैं, भले ही वो कन्वर्ट होना हो, पर उनका मकसद यही है कि आपको घृणा का पात्र बनाया जाए। अब मोदी जी कभी कभी चले जाते हैं ना मंदिर, वो भगवा भगवा मंदिर, लगा के, हाँ, तो त्रिपुंड लगाते हैं, देखो, पूजा करते हैं। हाँ, तो हिंदू ये सब हिंदू हिंदू फिदा हो जाता है। देखो, कभी प्रधानमंत्री कोई गया था, हिंदू मूर्ख है ना, तो उनको मूर्ख बनाने वाला चाहिए। गांधी ने भी वही काम किया। नेहरू मूर्ख नहीं बनाता था, उसकी घृणा हिंदुओं के प्रति खुली थी, खुल के थी, और खुली खुली। ये खुली थी, इसलिए मुसलमान उसे पसंद करते थे। उसने हिंदुओं को यहां तक मातम भी नहीं करने दिया, हिंदुओं को जो शरणार्थी बन के आए थे, मातम पर भी बैन लगा दिया कि आपका रोना धोना अखबारों में नहीं आएगा, मुसलमानों का दिल दुखेगा उससे। ये हाँ हाँ, ठीक हाल बात है। ये हाल गांधी ने किया, और यही ये करता है कि तुम्हारा कमलेश तिवारी, अगर उसका गला रेत के किसी ने हत्या कर दी, या पालघर में साधुओं की, मैं तुम्हारा रोना भी नहीं सुनना चाहता, उनके लिए कोई मातम भी नहीं मनाएगा इस देश में, ये उनका हक है। जैसे गांधी ने कहा था जब मोपला अपराइजिंग के समय, ये उनका हक है, उनका मजहब ये कहता है, वो अपने मजहब के अनुसार जी रहे हैं। मोदी भी यही हमें बता रहा है कि वो अपना मजहबी हक अदा कर रहे हैं,
कत्लेआम करके उनका हक है, डेमोग्राफिक इन्वेजन उनका हक है, कथुआ कांड उनका हक है, और एक अपनी लड़की, अपने घर की लड़की को खुद मरवा कर हिंदुओं पर दोष देकर कथुआ डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफिक इन्वेजन, ये उनका हक है। और इसीलिए आप देखिए वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, जम्मू प्रोविंस से, और यहाँ से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तरह तरह के फितरत के मुसलमान, जम्मू में ही नहीं, जो एक मंदिरों का शहर माना जाता था, परंतु सारे प्रोविंसेस में, और खासकर आर्मी बेसिस, एयरफोर्स बेसिस के आसपास घेरा डाल के उनकी बस्तियां बना दी गई हैं। काफी अभी अखबार में दीदी, वहां छपा अखबार में कि 2013-14 में जम्मू में सिर्फ 200 रोहिंग्या थे, लेकिन जब मोदी सरकार आई है और महबूबा के साथ भाजपा की सरकार बनी है तो करीब 40,000 रोहिंग्या बच चुके हैं इनके शासन में। अरे 40 से लाखों तक पहुंच चुकी होगी संख्या, आपको पता भी नहीं चलनी, क्योंकि ठीक बात है। जैसे उनको कोई बताता भी है बॉर्डर क्रॉस करो और सीधे जम्मू, सारा इतना वेल लेड आउट प्लान है, कहीं उनको रोका नहीं जाता। सिर्फ जम्मू प्रोविंस में नहीं, मेन बात है उसकी डेमोग्राफी तो बदली जा रही है तेजी से, लेकिन सबसे बड़ी बात है आर्मी बेसिस और एयरफोर्स बेसिस के आसपास, जहां से बार बार टेरर अटैक हुए हैं, और फौजियों ने, हमारे आर्मी जनरल्स ने मिन्नतें कई बार की हैं कि कम से कम यहां से हटा दो। कितने टेरर अटैक्स हुए हमारे बेसिस पे? नहीं, एक नहीं रोहिंग्या, एक नहीं बांग्लादेशी वहां से हटा, नए आते जा रहे हैं। तो ये भी, फिर कश्मीर में पूरी तरह मिडिल ईस्टर्न कैपिटल को, मतलब अरब शेखडम बना दिया, वहां पे वो कैपिटल आ रहा है, यहाँ से किसी की एक कश्मीरी हिंदू की या यूपी के हिंदू की हिम्मत नहीं वहां जाके 4 गज जमीन लेके वो एक खोखा भी बना पाए। कहा तो था कि 370 रद्द किया है, पर क्या किसी को मिली वहां की सिटीजनशिप? नहीं मिली ना। मेरे नाना भी स्टेट सब्जेक्ट थे, कायदे से मुझे भी मिलनी चाहिए, मैंने अप्लाई भी किया था, जवाब भी नहीं आया कि नहीं, डोंट क्वालिफाई, नहीं, जवाब तक नहीं आया। तो सवाल यह है कि कश्मीर में एक भी वापस नहीं गया इनके काल में हिंदू पर, जितने कांग्रेस लेके गई थी 2-3 हजार उनको नौकरियां छोटी मोटी देके कश्मीरी हिंदुओं को, वो भी वापस, वो भी रोते रोते आ गए, क्योंकि उनके ऊपर टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। उन्होंने कहा हमें जम्मू में नौकरी दे दो, हम वहां नहीं रह सकते, कहा कि नौकरी से निकाल देंगे, वापस जाओ नहीं तो मरो। ये इतना क्रूर व्यक्ति तभी होता है जब उसकी कोई मजबूरी हो, आउट ऑफ कैरेक्टर ही है ये बात। वैसे मैं बताऊं, ओवैसी को भी अगर उसके कंस्टिट्यूएंसी के हिंदू जाते हैं ना कोई जायज बात लेके, वो भी सुन लेता है, वो भी सुन लेता है, उसको भी हिंदू वोट मिल जाता है। इन्होंने जायज बात तो हिंदू की सुननी ही नहीं है, थूकना दीदी, है। संसद के अंदर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला हो रहा है, सरकार क्या करे, ये ओवैसी बोला है। बिल्कुल, भाजपा ने नहीं कहा ये बात, प्रियंका कांग्रेस के वड्रा बोली है। और विपक्ष के लोग, वो जो संसद के बाहर तख्ती लेके खड़े हुए हैं कि हिंदुओं पे बांग्लादेश में हमला हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। सरकार को लगा कि हम तो गिर रहे हैं, तो वो अम्बेडकर खेलने लगी, कुछ से कुछ खेलने लगी, पूरा मामला गायब कर दिया। बिल्कुल। और ये देखिए ना, जम्मू प्रोविंस में जहां डेमोग्राफिक इन्वेजन तेजी से बढ़ा है, वहां एसटी स्टेटस इन्होंने मुसलमानों को दे दिया, शेड्यूल का ट्राइब, ताकि नौकरियों में उनकी और मोनोपोली बढ़ जाए। पहले कश्मीरी मुसलमानों की मोनोपोली होती थी, हिंदुओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। अब इन्होंने जम्मू के भी मुसलमानों को, जो पूरी तरह से उनका कट्टर इस्लामीकरण हो चुका है, पहले वो कश्मीरियों के साथ नहीं जाते थे, अब वो पूरी तरह से अलगाववाद की ओर चल पड़े हैं। तो इनको तब याद आता है कि इनको नौकरियों में भी डालो, ताकि पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज और हो जाए, आर्मी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसमें अग्निवीर ठोक दो, उसमें भारी मात्रा में ऐसे तत्वों को ले आओ जो कि आर्मी की एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर दे, है कि नहीं। और आर्मी जनरल्स को ह्यूमिलिएट करना,
कितनों पर एक्शन करना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए हैं। देखिए, जब आतंक से आप लड़ रहे होते हैं तो आप आतंकवादियों की आरती नहीं उतार सकते, और वहां आपको गोली बंदूक से ही बात करनी पड़ेगी, और उसमें इधर उधर गोली इधर लगी उधर लगी, कुछ एक्स्ट्रा कैजुअलिटीज होंगी। उसको ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में लेके आना, और कश्मीर में शेख अरब के शेखों की इन्वेस्टमेंट्स ले आना, उसको एक्सटेंशन काउंटर बना देना, मिडिल ईस्ट का केवल पाकिस्तान का नहीं। तो आप देखिए ना, क्या क्या नहीं कर रहे मोदी जी, क्या क्या नहीं कर रहे। और हालत यह है कि ये जो विश्व गुरु बनने चले थे, अब ये फिर डीप स्टेट का खेल देखिए। एक टाइनी नैनो नेशन है मालदीव्स, वो भी भारत के चेहरे पे थूक रहा है, इनके चेहरे पे थूक रहा है, कहता गेट आउट। आपके 80 यहाँ सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, निकालो नहीं तो मैं खदेड़ दूंगा। और ये निकाल भी लेते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर एड देते हैं, जैसे अभी दे रहे हैं बांग्लादेश को, मालदीव्स को बुला के और चढ़ावा। आपको ध्यान होगा दीदी, 89 88 में 86 में राजीव गांधी ने वायुसेना मालदीव के खिलाफ उतार दिया था पूरा, बिल्कुल उसकी हैसियत खत्म कर दी थी पूरी। ये तो एक सर्जिकल स्ट्राइक का तुर ही बजाते बजाते पता नहीं कितनी बार सत्ता ले लेंगे। और वो कोई बड़ी बात नहीं हो कि वो क्या बोलते हैं ना, नैनो स्ट्राइक हाँ थी भी नहीं थी, पर नैनो तो थी, कोई उसका असर तो पैसे का नहीं है ना। वही तो बात है। ये इसका मतलब, अभी देखिए पाकिस्तान को ये दुनिया भर में कहते हैं ये टेररिज्म फैलाते हैं, आपने कभी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार किया नहीं, आपने कभी उनसे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़े नहीं, बांग्लादेश से आपने रिश्ते तोड़े कि आप जो हिंदुओं के साथ कर रहे हो हम नहीं सहेंगे, और हम वैसे समझौते में है कि आर्मी भेजी जा सकती है इंडिया की, और खासकर जब हिंदुओं पे ऐसे अत्याचार हो रहे हों तो मुझे लगता है कि उस वक्त आर्मी भेज के हिंदुओं को एक सुरक्षित जोन में लाना हमारी सेना का फर्ज था, वही बांग्लादेश की भूमि पर, क्योंकि अब तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आज तक पाकिस्तान से नहीं छीना, लेकिन आपको पता है स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। स्विट्जरलैंड ने मोदी जी के शासन में। कौन इनसे, इनकी शक्ल से भी अब तो ना लोग चिढ़ने लगे हैं हर जगह। अगर देश का हिंदू चिढ़ने लगा है तो इनकी नौटंकियों से, तो आपको लगता है कि बाहरी लोग नहीं, इनके जो ग्रैंडियोज क्लेम्स हैं, मैं विश्व गुरु, कौन अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में, मेरे बगैर कोई काम नहीं होता। अरे तुम्हारे बगैर तो मतलब तुम्हारे पड़ोस में एक टाइनी मालदीव्स भी तुम्हारी लीडरशिप नहीं मानता, नेपाल तुम पे थूक चुका है, भूटान तुमसे दूर होता जा रहा है, कोई बचा है? पाकिस्तान तो उसकी हिमाकत के चर्चे हर जबान पे हैं। बांग्लादेश आप देखिए, उसने कह दिया अब चुप हो जा, तेरी मुंह नहीं खुलनी चाहिए। यूनुस ने खुलेआम मोदी को कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, अभी मोदी ने कुछ कहा भी नहीं था, तब भी उसने धमकी भरे स्वर में ये कह दिया भारत सरकार अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो पहलू खान उनका हमारा अंदरूनी मामला नहीं है, अखलाक अंदरूनी मामला नहीं है, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उससे कैसे हम निपटे वो हमारा अंदरूनी मामला नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है कि आए दिन हिंदू महिलाओं को अपहरण करें, गैंग रेप करें, हिंदू प्रॉपर्टी लूटें, और लाखों करोड़ों एकड़ उनकी लूटी जा चुकी है। और हमारा फर्ज भी नहीं बनता कि हम दो शब्दों में उनके साथ सहानुभूति भी एक्सप्रेस कर सके। हमें तो कनाडा मजाक बना रहा है, अमेरिका राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं बुला रहा है, पड़ोस में चाइना मानसरोवर रास्ते पर कब्जा करके 4 साल से हिंदुओं के मानसरोवर यात्रा को रोक रखा है, भूटान का विदेश मंत्री पहली बार
चाइना से जाकर मिल रहा है। नेपाल में कम्युनिस्ट शासन आ चुका है, नेपाल को इन्होंने जमीन दिया। बांग्लादेश को एक्स्ट्रा जमीन इन्होंने दिया था, आज बांग्लादेश इनको थू-थू कर रहा है, धमकी दे रहा है। श्रीलंका में बैठ गया चाइना जो है, मालदीव हमारे सैनिकों को भगा रहा है। पूरे भारत के टेरिटरी को एकदम कमजोर बनाकर रख दिया। म्यांमार धमकी दे रहा है, म्यांमार 1000 घुसपैठियों के गांव मणिपुर में बसा चुका है हमारे। पूरी टेरिटरी खत्म हो रही है, फिर भी विश्व गुरु, मतलब कहीं कोई बिना तर्क के बात करने के लिए भाजपाइयों का दिमाग एकदम खुला पड़ा है, बेलगाम घोड़े की तरफ बिना तर्क बात, सिर्फ फोटो। वो देखिए मोदी जी ऐसे चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, ये सब फोटो वीडियो जो होता है बकवास की। मतलब आप देखिए दिलजीत दोसांझ के साथ वो आ रहा है, वीडियो बन रहा है, तबला पर, भारत का प्रधानमंत्री तबला बजाएगा टेबल पे, भारत का प्रधानमंत्री तबला बजाएगा टेबल पे। और वो भी कोई दिव्य शर्मा लिख रही हैं, दलजीत कह रहा है योग और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं योगा। अब सोचिए इनकी थॉट प्रोसेस पूरा, यानी सब कुछ नकली है। आदमी के अंदर योग होगा तो अपने आप योग प्रकट होगा, योगा प्रकट हो रहा है अमेरिका वाला, और तबला बजाया जा रहा है ऐसे ऐसे। देखिए जो मोदी जी की एक बड़ी घटिया फितरत है कि हर बारात का दूल्हा मोदी जी को बनना है। इसरो का लॉन्च है तो वहां पहुंच जाना है। तुम्हारा क्या काम, उनको काम करने दो, सारी अटेंशन तुमने अपनी तरफ कर ली। और वो मून मिशन हो रहे बेचारे बेचारे रोए फिर, क्योंकि इतनी अटेंशन इनको देनी पड़ती है। और आपका काम क्या था? वैक्सीन है तो घूम रहे हैं, फुदक रहे हैं, ग्रास हॉपर की तरह फुदक रहे हैं इधर से उधर, वैक्सीन की फैक्ट्री में जा रहे हैं, जबकि मालूम था ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये कोई बीमारी नहीं है कोविड। आपको मालूम था। यहाँ आयुर्वेद के बड़े बड़े दिग्गजों ने इनके पास जाके हाथ पांव जोड़े कि कृपया ये वैक्सीनेशन मत कीजिए, बहुत नुकसान होगा। बहुत सहज हमारे पास उपाय हैं आयुर्वेद में इसके। तो वो हमें, ये टाइम था आपका विश्व गुरु बनने का, कि हमने भारत में कोविड को डिफीट कर दिया, चाहे मैन मेड था चाहे बैट मेड था अपनी आयुर्वेद की शक्ति पर। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज दुनिया में जाता। इन्होंने दीदी अभी एक बता रहे थे, हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके दो आईपीएस हैं लक्षद्वीप में, तो वो बता रहे थे, मिले तो ये जो लक्षद्वीप में इनका जल तरंग वाला फोटो था, जल पड़ी वाला, तो पूरा प्रशासन को लगा दिया। वो कह रहे थे पूरा परेशान होके हम लोग रह गए, फोटो इस एंगल से नहीं होगा, इस एंगल से होगा, कैमरामैन यहाँ होगा, पूरा दिन हम लोगों का बर्बाद हुआ। वो मिलके मतलब फूट पड़ा, वो इतना गुस्सा उसके अंदर भरा था, पूरे व्यवस्था को क्रश कर दिया सिर्फ एक फोटो कराने के लिए, जल पड़ी वाला फोटो। नहीं, ये खुद भी ना शीशे के सामने रिहर्सल करते हैं, कौन सी अदा में ज्यादा अच्छे लगेंगे, कितना ऊंचा हाथ जाना चाहिए, इधर से कैमरा आए क्या उधर से आए, जरा भी उसमें हेर फेर हो तो ऐसे उठा के हटा के। देखिए दीदी, ये दीदी देखिए गंभीर मुद्रा में ऐसे सोच रहे हो, ये फोटोग्राफ करके, वो सोचते में खुद फोटोग्राफ ले लेता है लोग, ये सोचने की नाटक करते हुए फोटोग्राफ। वो पूरा दिन परेशान हो गए वो लोग, वो लक्षद्वीप वाले कह रहे थे ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए जानबूझ के, और दिलजीत के गाने से, दीदी दिलजीत के गाने से इनका तबला मैच भी नहीं कर रहा, तबला भी बजाने नहीं आता इनको। नहीं, ढोलक अच्छा बजाते हैं मोदी जी, ढोलक बजाते और अपनी ढोलक गले में खुद ही लटका के बजाते रहते हैं, वो भी अच्छी करते हैं। पर उसका देख लीजिए ना, अब लोग तंग आ गए उससे। पर देखिए एक बात है कि गांधी और इनमें बुनियादी फर्क क्या है। गांधी ने जो भी किया खुलेआम किया, स्त्रियों के साथ सोया, उसके कितने रिश्ते थे, किस किस्म का था, क्या उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, सेक्स के थे, ये थे, टेक्स फैक्स, जो भी कुछ एक चीजें छुपा के रखी उसने भी, पर बहुत सी बातें खुल के की। हिंदुओं को ये भी कहना कि मुसलमान तुम्हें मारने आए तो सहर्ष स्वीकार करो, और उनके प्रति जरा भी कड़वाहट मत रखो, ये खुल के वो बोलता था।
वो जो कर रहे हैं वो अपने मजहब के हुक्म अनुसार चल रहे हैं। आपको उनके मजहब में रुकावट डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका धर्म है, आप तैयार रहो। उन्होंने तो महिलाओं, महिलाओं से कहा बलात्कार करवा लो, हिंदू हाँ, महिलाओं से कहा। बिल्कुल। और दांत तले जीभ दबा लो, इतनी दर्द हो कि रेप का दर्द भूल जाए। मतलब इस तरह के उल जलूल पर खुल के वो हिंदू विरोधी बातें करता था। ये खुल के नहीं करते, पीठ पे वार करते हैं। और फिर वार करने के बाद नमक और मिर्च, लाल मिर्च छिड़कते हैं हमारे जख्मों पर। ठीक दूसरा, बात है। इनकी कमजोरियां जो है ना, सब छुपी हुई हैं, छुपा के। इनकी कमजोरियों के चिट्ठे पतरे इनके दुश्मनों के पास हैं। डीप स्टेट के पास तो इनकी पूरी होगी ही फाइल। और इसीलिए मुझे लगता है जब भी इनके मुंह में दही जम जाती है, हिंदुओं के साथ मणिपुर में अन्याय हुआ, मुंह में दही जम गई। बांग्लादेश में हुआ, दही जम गई। ये दिलजीत से मिलो तो मुंह खुल गया। ये आदेश आता है। ही इज नॉट अ फ्री मैन। अगर हम ये समझ जाए तो शायद तरस भी आने लगे हमें। हाय बेचारा, इतना हाँ, मजबूर है कि जो कॉमन सेंस की बात है कि अगर देखिए, अगर वो साधु लिंच हुए जिनका सीसीटीवी कैमरा में सारा कैद हुआ, उस केस को भी ना चलने देना, उनके लिए 4 शब्द सहानुभूति के ना बोल पाना, तो इसका मतलब ही इज नॉट अ फ्री मैन। ये मुंह में दही जमाने का काम कोई और कर रहा है। ठीक बात है। इनकी इतनी कमजोरियां इनके दुश्मनों के पास हैं, और उसके जो मैंने किस्से सुने हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। तो देखिए, इन आपने गांधी को याद किया। गांधी की बात पर रमाशंकर कटारे लिख रहे हैं, संदीप जी, मोहन भागवत ने भी कश्मीर पर कहा कि उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए कश्मीरी मुसलमान जो करते हैं उसे चुपचाप करने दो, सह लो। ये दूसरा गांधी, एक और यहाँ, ये पूरा संघ ही गांधीवादी है। संघ का ना कोई वाद भी नहीं है असल में, सच इनके नेताओं का। मैं कहूंगी कि हमें ना डिफरेंशिएट करना चाहिए। संघ के जो मामूली कार्यकर्ता है ना, जो वो अच्छे, बहुत त्याग से वो भी, अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे नेक लोग भी हैं, और वो हम्म। भी आपकी और मेरी तरह ट्रोमेटाइज्ड हैं कि हो क्या रहा है, हमने क्या सोचा था, हमारा संगठन क्या है, और क्या हमारे नेता कैसी कैसी बातें कर रहे हैं जिससे हम शर्मसार हो जाते हैं। इनको डिफेंड भी तो किस मुंह से करें। तो संघ के कार्यकर्ता और जो उच्च स्तरीय नेतागण हैं, उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क बहुत है। बहुत है, ये मैं भी मानता हूँ। और मुझे तो संघ के ये सब सारी चीजें, खबरें संघ के लोग देते हैं मुझे, संदीप जी आप बिल्कुल। उठाओ, प्लीज उठाओ। वो संघ के नीचे के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, ऊपर पूरी तरह से करप्शन और कंप्रोमाइज की पोजीशन है। हाँ, और उनका सबसे जो उत्कृष्ट उदाहरण करप्शन और कॉम्प्रोमाइज का, इतनी भ्रष्ट रजीम इससे पहले कभी नहीं चली। इससे पहले, और इतना कॉम्प्रोमाइज एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले कभी नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं सुनवाई के साधन थे। मैं तो कहती हूँ कि आज मुझे कोई ट्रेनिंग दे दे कि कैसे मैं घूस दे के काम करवाना सीख लूं, जो मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में कभी। घूस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते सारी उम्र बिता दी। अब तो कहती हूँ कि गलती हुई, मुझे नहीं पता था मोदी काल आएगा, और मुझ जैसों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि काश मुझे कोई सिखा दे, या 2-4 गुंडे मेरे भाई बन जाएं जिनसे मैं कहूं कि भैया फिक्स कराओ, क्या चाहिए उनको चढ़ावा। ये आदमी ने पूरे प्रशासन को निष्क्रिय कर दिया है। खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये क्योंकि लोग नहीं जानते, हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं। पूरा प्रशासनिक तंत्र, मैं दिल्ली पुलिस को देखता हूँ, जो कभी स्मार्ट पुलिस कही जाती थी, वो दंगे में लाठी लेके खड़ी रहती है और मार खाती है और उनकी हत्या हो जाती है। दिल्ली पुलिस इतनी निष्क्रिय मैंने जीवन, मैं क्राइम रिपोर्टर रहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतनी निष्क्रिय दिल्ली पुलिस कभी नहीं हुई जितना दिखती है। खैर करप्ट तो बहुत थी, बुरी बुरी। पर अब जो हाँ, लेवल पहुंची है, अब हाँ, जो करप्ट लेवल, तो थी, मतलब स्मार्टनेस उसकी पूरी खत्म हो जाए, अब डल हो चुकी है वो बिल्कुल। नहीं डरते हैं। वो हम्म। आज घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते किसी मिनी पाकिस्तान में।
क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर ऐसा कड़ा आघात होगा, ऐसा डंडा पड़ेगा कि वो उठ नहीं पाएंगे अगर उन्होंने इनके मजहबियों के ऊपर जरा सा भी एक्शन ले लिया, थोड़ी भी कार्रवाई कर डाली। उनको इजाजत ही नहीं है, तो काहे को अपनी जान पे खेल के कुछ करे। ठीक है, उनको भी चढ़ावा आता है, वो भी खुश हैं। चढ़ावा तो उन्हीं से आएगा, है ना। ईमानदार लॉ अबाइडिंग हिंदू थोड़े ना चढ़ावा देने जाएगा। तो इनके कमजोरियां इतनी हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी तो खुल के कह भी चुके हैं कि इनके फॉरेन ट्रिप्स पे जो इनकी इनडिस्क्रिशंस हुई हैं, उनके सारे चिट्ठे पत्रे इनके हाँ, स्वामी तो बहुत कुछ बोल चुके हैं जो हम लोग बोल भी नहीं सकते। बोल स्वामी भी तो नहीं बहुत कुछ बोल चुके हैं कि वो किस लेवल पे कंप्रोमाइज है चीजें, वो तो नहीं, बहुत पर कुछ बोल दूसरा चुके हैं। देखिए, मनमोहन सिंह और सोनिया जी के पास भी इनकी पूरी फाइल थी, और इसीलिए इन्होंने जो मनमोहन सिंह के काल के जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे, अजीत कुमार सेठ जी, उनको अपना बनाए रखा सेक्रेटरी, उनको एक्सटेंशन देते रहे आउट ऑफ द वे जाके। उसके बाद उनको चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड भी बनाया, क्योंकि उनको बता दिया गया था कि ये देखो आपके पास, हमारे पास क्या क्या है आपके चिट्ठे पत्र। दीदी इस पे 6 तारीख को करेंगे। मोदी के मनमोहन, मोदी के मनमोहन, इस पे हम लोग 6 तारीख को करेंगे, मोदी के बहुत तो अच्छा नहीं रहेगा। थे खैर मनमोहन, बट हाँ मतलब इनका कौन है अपना बचा, मुझे ये नहीं समझ आती। देखिए, एक तो आ, केवल और केवल इनके पास मर्सनरी बचे हैं, जिनको इन्होंने कोई पैसे दे के अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ट्रोलिंग करवा रहे हैं, या नौकरियां दी हैं। कोई भी देखिए सेल्फ, आपकी आपकी बात सही हो रही। सुनीता त्यागी जी कह रहे हैं स्कूलों में जबरदस्ती बेटियों को वैक्सीन लगवाया जा रहा है, माँ बाप बताइए। से सिग्नेचर का। और ये बात बिल गेट्स जब ये गुजरात में सीएम थे उस समय बच्चियां मरी थी, आपको ध्यान होगा, 2011 की बात है। संसदीय समिति स्वास्थ्य मंत्रालय की, मोदी मनमोहन सरकार की, उसने इसको रद्द कराया था। आंध्र प्रदेश में बेटियां मरी थी, गुजरात में बेटियां मरी थी, और बिल गेट्स को आदिवासियों बेटियों को प्रयोग करने के लिए इन्होंने दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। बटोडरा में मुझे याद है, उस समय मैं हेल्थ रिपोर्टर होता था, 2 लड़कियां बटोडरा में मरी थी। बिल गेट्स को खुला हाथ मोदी जी ने गुजरात में दिया था कि प्रयोग करो भारतीय बेटियों पे। तो भाई जी, मैंने क्या कहा, एज सीएम ऑल्सो ही वॉज एन एजेंट ऑफ द डीप स्टेट। तभी इनको वहां पहुंचाया गया। हिंदू रिसर्जेंस, या जो हिंदू स्ट्रीट पावर, हिंदू अस्मिता गुजरात में, क्योंकि लेफ्टिस्ट की कोई हैसियत नहीं होती थी। आपको मालूम होगा कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें लेफ्टिस्ट की कभी पकड़ नहीं पहुंची थी। और मोदी जी ने वहां पे इतना मजबूत कर दिया मिशनरीज को भी और इस्लामियों को भी, और अब तो लेफ्टिस्ट भी वहां पे इनको हाँ हाँ, चुनौती दे रहे। वो सब निकला ही, वो जिग्नेश मेवानी, वो कौन कौन सब निकला ही लेफ्टिस्ट वहां पर। वहां तो जी जी। लेफ्ट भी मजबूत हो गया। और आज वो वहां शोभा यात्रा पे हिंदुओं पे लाठियां चलती है, पत्थर चलते हैं, वो सारे माले से पत्थर मारते हैं, तो वो स्थिति है ही। जी बिल्कुल। बहुत धन्य हिंदुओं को बहुत क्रश धन्यवाद। करने के लिए इनको लाया गया, और ये भली भांति as a loyal soldier of the deep state, he's performed his duty very तो well. आपका ये निष्कर्ष है कि वही हम आते हैं कि दिलजीत दोसांझ, जिसको खुद भाजपा के लोग डीप स्टेट का पार्टनर कहते थे, आज वो मोदी जी से मिल रहा है, तो इसके पीछे डीप स्टेट ही है दोनों को मिलाने में। हाँ, उन्हीं का हुक्म हुआ होगा, मिलो और एक अच्छी सी नौटंकी की वीडियो डालो, ताकि मोदी जी के ऊपर हिंदू थोड़ा और थूके, उनको और गाली मिले। तो ये अब इसका मतलब है डीप स्टेट की निगाह में इनका अब यूज बाय डेट ओवर हो चुका है। अब वो इनको हटाने के चक्कर में है, और हटाएंगे भी ऐसे कि बेआबरू करके। और ये व्यक्ति काश अपनी इज्जत बचा के जल्दी से जल्दी हिंदुओं रेजिग्नेशन के लिए दे। कुछ करके कर जे हिंदुओं नहीं के नहीं लिए कुछ नहीं करके नहीं दे दे। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इनकी मेहरबानी भी नहीं चाहिए।
फरेबी हो रही ठीक है, है। बस हमारे गले का पत्थर बन के मत और हमारे ऊपर भार बन के मत जियो, अब चल दो, हुँ, बहुत हो गया, चलिए बहुत हो गया, हम भी चादर ध चढ़ाने आ धन्य जाएँ। धन्यवाद मधु दीदी, आपके साथ बात करना हमेशा समय के पूरे बाँध को, पाबंदियों को तोड़ देता है और जो है और सबको अच्छा लगता है, वाक़ई, लगातार लोग सुनते हैं। मधु दीदी का जो 21 तारीख वाला भाषण है, वो भी बहुत लंबा है, वो भी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अभी एक भाषण मैंने रिलीज़ किया है, एडिटिंग चल रही है, तो वो भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, जो आज उन्होंने बताया कि गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में कितनी समानताएँ हैं, कितनी तरह की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीपति जी, पाई जी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रश्न उत्तर आज लेना मुश्किल है, 1.5 घंटे हो चुका है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।